है। चच्चा मोहम्मद यूनुस जो हैं उनको सत्ता का संकट सताने लगा है। लग रहा है कि उनकी सत्ता संकट में हो सकता है कि उन्हें पद से हटा दिया जाए। इसलिए हेडलाइंस बन रही हैं कि चच्चा धमकी दे दिए हैं, कहे हैं कि हम बांग्लादेश के अंदर पद से रिजाइन मार देंगे, अंतरिम सरकार से हट जाएंगे, तुम लोग हमको जीने नहीं दे रहे हो। कौन लोग नहीं जीने दे रहे हैं? तो हेडलाइंस कुछ इस तरह से हैं कि आप फ्रस्ट्रेटेड हैं और ये सोच रहे हैं कि पद से इस्तीफा दे ही दें क्या। हम बनाने चले थे मतलब बांग्लादेश के अंदर कुछ बेहतरीन, लेकिन ये लोग हैं कि काम नहीं करने दे रहे हैं। कौन लोग काम नहीं करने दे रहे हैं? सेना काम नहीं करने दे रही है। और कौन लोग काम नहीं करने दे रहे हैं? राजनीतिक दल काम नहीं करने दे रहे हैं। सर ये तो कुछ पहचाना हुआ सा चेहरा लग रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल पहचानिए ना, यही तो वो आदमी है, यही वो बालक है जिसको कहा जाएगा जैन जी नेता है। मतलब उस जनरेशन में पैदा हुआ है जिस समय इंडिया में 4G आया होगा। कुल मिलाकर के ये जो नेता है जो शेख हसीना के खिलाफ जनता को एकजुट करने में कामयाब हुआ था, छात्र नेता जिन्होंने शेख हसीना को सत्ता से उखाड़ फेंका, फिलहाल ये नेताजी जो हैं वो खिलाफ कर गए हैं। किसके? मोहम्मद यूनुस के। और खिलाफत इस तरह कर गए हैं कि खुद की पार्टी बना लिए हैं और चाचा से कह रहे हैं कि देखो यार, आप आए हमारे कंधे पर बैठ करके सरकार बना लिए, सरकार में अंतरिम सरकार के अंदर अब आप बढ़िया मुज्जी खा रहे हो, कभी चाइना जा रहे हो, कभी पाकिस्तान जा रहे हो, बढ़िया जगह अपना अपना रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो। ऐसे नहीं चलेगा भाई। चुनाव कराओ, जिस चीज के लिए आपको लेकर आए थे वो तो करवाओ, रिफॉर्म के नाम पर कर क्या रहे हो? तो कुल मिलाकर के चच्चा के पीछे सब लोग पड़ गए हैं। जो पीछे खड़े थे अब वो सामने आकर खड़े हो गए हैं। वो लोग जो कभी चच्चा का प्रतिनिधि बनकर के जाया करते थे इधर उधर, अब वही लोग इनको काम नहीं करने दे रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज ट्राइंग टू प्रूव इंटरिम गवर्नमेंट एज फेल्ड वन, ऐसा ये व्यक्ति बोलता है। कौन बोलता है? नाहिद। नाहिद कौन है? यही जो व्यक्ति मैं आपको अभी बताया, जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट का चेहरा हुआ करता था, जिनके चलते इन्होंने यानी कि मोहम्मद यूनुस ने सत्ता पाई थी। अब वही चाह रहे हैं कि ये सत्ता से हट जाएं और चुनावों को स्थान दें। हालांकि कह सकते नहीं हैं, कह सकते नहीं हैं तो पूछ लिए कि सर बताइए ना, सुना है कि आप पद से इस्तीफा देने वाले हैं। तो इस पूरी कहानी को विस्तार से समझेंगे। थोड़ा सा नाहिद के बारे में जान लीजिए, क्योंकि आज की खबर का केंद्र नाहिद से ही शुरू होता है, क्योंकि यहीं से ही खबर निकली है कि ये मन इनका दुख रहा है, पद छोड़ने पर विचार कर रहे हैं। नाहिद की कहानी क्या है? तो नाहिद जब सत्ता में सबसे पहले इनके साथ आए थे, इनके साथ साथ कुछ अच्छे पदों पर बैठे, दुनिया में घूमे, बाइडेन से शाबाशी लिए, उसके बाद से नाहिद निकल लिए और निकल करके अपना एक राजनीतिक दल बना लिए। उन्हें समझ में आ गया कि भविष्य में अगर अंतरिम सरकार का हिस्सा रह गए तो हो सकता है भविष्य की जो और पार्टियां हैं वो इन्हें काउंट ही ना करें, एक स्टूडेंट लीडर की तरह से रख दें। इसलिए ये अंतरिम सरकार से बाहर निकले और अपनी एक राजनीतिक पार्टी बना लिए 1 मार्च के दिन, और नई पार्टी लॉन्च करके अपना मिशन क्लियर कर दिए कि अब हम भी चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे। तो बांग्लादेश की राजनीति में इस समय 4 बड़े चेहरे हैं। शेख हसीना आवामी लीग से हैं, फिलहाल भारत में है। खालिदा जिया, जो कि जब शेख हसीना पीएम हुआ करती थी तब इलाज कराने के बहाने लंदन छुपकर बैठी थी, लेकिन अब ये लौट चुकी हैं। इसी तरह से मोहम्मद यूनुस, जो इस समय अंतरिम सरकार में है, किसी को नहीं पता कि ये कैसे सरकार में है, तो आशीर्वाद स्वरूप अमेरिका का ही हाथ माना गया कि भाई उनने इनके ऊपर आशीर्वाद रखा हुआ था कि हाँ भाई चलते रहो, तो ये इस्माइल के साथ चलते रहे। ये नाहिद इस्लाम है, जो ये समझ गए थे कि बहुत दिन तक इनके साथ रहे तो इतिहास बन जाएंगे। ऐसे में इन्होंने अपनी पार्टी बनाई और अब जातीय नागरिक पार्टी के नाम से अपनी पार्टी चलाते हैं। इनका कहना है कि हम ना तो प्रो पाकिस्तान होना चाहते, ना प्रो इंडिया होना चाहते। बांग्लादेश की राजनीति में शेख हसीना प्रो इंडिया मानी जाती हैं, खालिदा जिया प्रो पाकिस्तान मानी जाती हैं, और ये कह रहे हैं कि हम कहीं के नहीं हैं, हम बांग्लादेश फर्स्ट हैं। तो भाई साहब आप कौन हैं? अमेरिका फर्स्ट हैं। तो ये नया ग्रुप लेकर के अमेरिका फर्स्ट का चले आए थे। तो इनका जो अमेरिका बाइडेन वाला प्रेम था, इसके चलते बांग्लादेश के अंदर सत्ता परिवर्तन हुआ, वो आपने और हमने सबने अच्छे से देखा। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि यूनुस सोच रहे हैं कि वो पद से रिजाइन कर दें। क्यों रिजाइन कर दें? बोले सब लोग हमारी सहमति में हैं ही नहीं। कौन सब लोग? ये सारे लोग जो हैं ये इनके समर्थन में नहीं हैं। और समर्थन में नहीं है इस बात के बारे में कौन बताया? खुद नाहिद इस्लाम बता दिया। नाहिद इस्लाम ने हाल ही में BBC बांग्ला को अपने इंटरव्यू में बताया कि मैं जाकर सर से मिला था। कौन से सर से मिला था? मोहम्मद यूनुस से मिले थे और सर से पूछा था कि सर क्या सोच रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं जो करना चाहता हूं वैसा लोग मुझे करने नहीं दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि पद छोड़ देना चाहिए। तो उनमें वो कौन लोग हैं जो सर को कुछ करने नहीं दे रहे हैं? तो उसमें नाम आर्मी चीफ का आता है। आर्मी चीफ कौन है? तो वकार उज्जमान है। वकार उज्जमान कौन है? वकार उज्जमान वो हैं जो शेख हसीना के टाइम पर सेना प्रमुख बने थे। सेना प्रमुख वकार उज्जमान शेख हसीना के रिलेटिव भी कहे जाते हैं, जीजाजी कहलाते हैं। असल में शेख हसीना की चाचा की जो बेटी हैं
उनके ये हस्बैंड हैं। तो शेख हसीना से इनका पारिवारिक रिश्ता भी है। शेख हसीना के टाइम पर ही इन्हें सेना अध्यक्ष बनाया गया था। तो चीफ जो वकार उज जमान है, ये फिर भी शेख हसीना के जाने के बाद देश में बने रहे और मोहम्मद यूनुस को प्रॉपर तरीके से सपोर्ट करते रहे। एक पल के लिए तो वकार के बारे में यह भी कहा जाने लगा कि जिन्होंने इन्हें सत्ता में बिठाया उनकी ही ये लोग ये खिलाफत कर दिए। लेकिन वकार ने अपनी इमेज नेशन फर्स्ट की रखी। बांग्लादेश में यह रहा कि अगर देश में मोहम्मद यूनुस को लगता है कि देश के साथ कुछ भला हो सकता है तो सेना मोहम्मद यूनुस के साथ है। अगर सेना के सहयोग से बांग्लादेश में कुछ अच्छा होता है तो हम शेख हसीना के समर्थन में कुछ करेंगे नहीं, हम सरकार चलने देंगे, अंतरिम सरकार भी चलने देंगे। लेकिन चच्चा को लगने लगा कि शेख हसीना के केस में जब ये कुछ नहीं बोले थे तो मेरे केस में भी क्या बोलेंगे। तो वकार उज जमान को चच्चा ने बाईपास करना शुरू कर दिया। मोहम्मद यूनुस जो हैं वो इन्हें बाईपास करके कुछ बड़े फैसले लेने लगे। इस बात पर ये बिखर गए और उन्होंने धमकी दे दी। धमकी क्या दे दी? उन्होंने हाल ही में मोहम्मद यूनुस के एक फैसले को गाली गलौच दे दी और यह तक कह दिया कि अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो समझ लीजिए, आर्मी के काम में टांग मत लगाइए। मोहम्मद यूनुस को जैसे ही सेना ने धमकाया, क्योंकि सत्ताएं बिना पावर के नहीं चलती हैं और इनकी इस समय सबसे बड़ी ताकत सेना बनी हुई है। और सेना ही अगर खिलाफत में खड़ी हो जाए और सेना यह धमका दे कि आप अपना काम करिए, सेना के काम में टांग मत लगाइए, अगर आपने यह सब किया तो हम, इन्होंने मतलब इनके डिसीजन को बहुत भला बुरा कह दिया, पब्लिकली कह दिया। तो ऐसे में इनकी चिंता बढ़ गई। तो नाहिद इस्लाम जाकर चच्चा से मिले, पूछे डर लग रहा है क्या? बोले हाँ बहुत तेज लग रहा है, लोग मान नहीं रहे हैं हमारी बात। तो कौन नहीं मान रही है? सेना नहीं मान रही है इस बात को। तो अब समझना होगा कि इनके साथ में हो क्या रहा है, इन्होंने कौन सा ऐसा फैसला ले लिया, इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं कहां जा रही थी, किस तरह से अब बांग्लादेश में फिर से चुनाव देखे जा सकते हैं। तो देखिए इनके बारे में थोड़ा लिटिल बिट ब्रीफिंग कर देते हैं। बात अगस्त 2024 की है। अगस्त 2024 में जब शेख हसीना भारत पहुंची थी, उससे पहले क्या क्या हो रहा था? तो आंसर यह है कि पाकिस्तान के प्रभाव से कहिए या अमेरिका के प्रभाव से कहिए, शेख हसीना के खिलाफ खालिदा जिया की पार्टी के द्वारा और अमेरिकी पैसे से स्टूडेंट प्रोटेस्ट के माध्यम से शेख हसीना की सरकार को चैलेंज किया जा रहा था। कहा जा रहा था कि बांग्लादेश के अंदर सब कुछ सही नहीं चल रहा है। सब कुछ सही से मतलब है कि यहां पर बहुत कुछ कंट्रोल में है शेख हसीना के। शेख हसीना के पिताजी ने जब कभी बांग्लादेश बनाया था तो बोले शेख हसीना ने अपनी बपौती मान लिया है, पिताजी देकर गए हैं तो वो शासन चला रही हैं। ऐसे में एक स्टूडेंट अनरेस्ट क्रिएट होता है। ये चेहरा बनते हैं, असल में चेहरा नहीं बनते हैं, उन स्टूडेंट्स के सामने इनको खड़ा कर दिया जाता है कि तुम इन्हें लेकर जाओ ताकि तुम एक विकल्प दे सको। ये विकल्प लेकर आए क्योंकि कहीं से कोई नोबेल पुरस्कार पा गए थे। तो ये नोबेल पुरस्कार के चलते बांग्लादेश की सरकार का चेहरा बने, अमेरिका समर्थित, और इन्होंने अपनी तरफ से बांग्लादेश के अंदर नए रिफॉर्म्स लाने की बात कही कि हम बांग्लादेश को बहुत आगे तक लेकर जाएंगे। ऐसे में इन्होंने काम करना शुरू किया। काम में इनकी सारी नीतियां भारत विरोधी दिखाई देना शुरू हुई। पाकिस्तान प्रेम दिखा, चाइना प्रेम दिखा, भारत के खिलाफ शेख हसीना का जो गुस्सा है वो भारत के खिलाफ इन्होंने मोड़ दिया। पूरे बांग्लादेश को पूरी तरह एंटी इंडिया बनाने का इन्होंने प्रयास किया। बढ़िया से ये काम चल भी रहा था क्योंकि दुश्मनी जो शेख हसीना से थी वो भारत के खिलाफ बढ़िया से निकलवाई जा रही थी। कई सारे ऐसे प्रयास किए इन्होंने जो भारत के इतने लंबे समय से एहसान तले जो बांग्लादेश दबा हुआ था, उन सारे एहसानों को ओवरकम कर गया। इनको ऐसा लगने लगा कि मुजीबुर रहमान, जो कि बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं या बंग बंधु कहे जाते हैं, उनको उखाड़ करके आने वाले समय में यही बंग बंधु कहलाएंगे। यानी आने वाले समय में इनकी महत्वाकांक्षाएं ऐसे बढ़ने लगी कि जैसे भारत में महात्मा गांधी हैं, पाकिस्तान में जिन्ना है, बांग्लादेश में मुजीबुर रहमान है, ऐसे आने वाले समय में लोग इन्हें याद रखेंगे। इनकी यही लालसा इन्हें एक और गलती की तरफ अग्रसर करती ले गई। असल में जितना भी ये पॉलिटिकल अनरेस्ट था वो इसलिए था कि शेख हसीना ने पिछले जो चुनाव जीते थे उसमें खालिदा जिया की पार्टी को चुनाव ही नहीं लड़ने दिया था, या यूं कहिए कि उन्होंने चुनाव से पहले जो अंतरिम सरकार बनानी होती है वो नहीं बनाई थी, जिसके चलते खालिदा जिया की पार्टी ने चुनाव में पार्टिसिपेट करने से इनकार कर दिया था। इसके चलते शेख हसीना चुनाव पूरी तरह जीत कर आ गई थी। भारत ने उनके चुनाव का समर्थन कर दिया था। तो शेख हसीना के खिलाफ खालिदा जिया के जो कार्यकर्ता थे वो और स्टूडेंट्स जो नाराज थे, या फिर कहिए कि जिन्हें मतलब फ्यूल किया गया था बाहर से, वो शेख हसीना के खिलाफ प्रोटेस्ट में खड़े हुए और बाकायदा शेख हसीना को निकाल फेंका।
अब इनकी जो महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी वो ये थी कि शेख हसीना के नाम पर पूरी ऐतिहासिकता खत्म कर दी जाए, बांग्लादेश के निर्माण के ऊपर सवाल खड़े कर दिए गए। मतलब हद तो ये हो गई कि इनके नेतृत्व में कुछ दिन और काम चल जाता तो हो सकता था कि बांग्लादेश में फिर से पूर्वी पाकिस्तान के नारे गूंजने लगते और पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान फिर से पुराने भाई भाई होने लगते। इनकी जो तमाम प्रकार के प्रयास थे वो आईएसआई और चाइना से प्रभावित होकर काम करने लगे। इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगी। राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का परिणाम यह निकला कि इन्होंने राजनीतिक दलों को ही किनारे करना शुरू कर दिया। जिसने कभी राजनीति का सुख नहीं लिया, जिसने कभी शासन का सुख नहीं लिया, अब वो व्यक्ति शासन में ही किसी को नहीं आने देने पर काम करने लगा। मतलब शासन में कोई कैसे आ सकता है, तो आंसर है कि इलेक्शन से आ सकता है। अगस्त से फिर अगस्त आने को हुआ, पूरा पूरा एक साल होने को हुआ, बांग्लादेश में अभी तक इलेक्शन की कोई सुगबुगाहट नहीं आई। सुगबुगाहट नहीं आई, चच्चा पद पर बने रहे और बकायदा कोई इनसे इलेक्शन की पूछता भी है तो ये कह देते हैं कि बांग्लादेश को हम नया रूप दे रहे हैं, नए रिफॉर्म्स दे रहे हैं, तो समय लगेगा, इलेक्शन इतना जल्दी नहीं हो सकता। तो जो बिना चुना आदमी अगर सरकार चला रहा है तो अंतरिम सरकार का क्लॉज था बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, कि चुनाव होने से पहले 45 दिन पहले या 2 महीने पहले सरकारें अपने पद से हटकर किसी और व्यक्ति को अंतरिम प्रधानमंत्री या अंतरिम वो बना देती हैं, थिंकर बना देती है कि तुम ही अब दोनों के बीच में न्यूट्रल इलेक्शन कराओगे। ये व्यक्ति अंतरिम सरकार को ही साल भर तक तो खींच गया और अगले साल के लिए भी तैयार नहीं है। इनकी बातों को अगर सारगर्भित तरीके से समझा जाए तो ये अगले साल मई 2026 से पहले इलेक्शन के मूड में नहीं है। ऐसे में जिन्होंने इतना संघर्ष किया हो, यानी खालिदा जिया की जो पार्टी रही या फिर जो स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स रहे, ये सत्ता में आने का केवल सपना ही देखते रह गए कि भाई साहब आप अगर हटें तो हम सत्ता में आए और हमें सत्ता में आने के लिए इलेक्शन जरूरी है। इन्होंने इलेक्शन का कोई जिक्र करना बंद कर दिया। अब इलेक्शन का जिक्र बंद क्यों किया, तो आंसर था कि इन्होंने बकायदा सेना का समर्थन पा लिया था। वकार उज जमान इनके साथ खड़े थे कि आप रिफॉर्म करिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन अभी इन्होंने जो काम किया जिससे वकार उज जमान उखड़ गए, वो क्या काम था, अब मैं आपको वो बताता हूं। उसके लिए थोड़ा और आगे चलते हैं, जिसके लिए ये रिजाइन की धमकी देना शुरू किए हैं या फिर वकार उज जमान के प्रेशर में अब इनको लग रहा है कि सरकार नहीं चलेगी। अब वहां चलते हैं। तो पहला कारण तो समझ में आ गया कि ये चुनाव कराने के मूड में नहीं थे। वकार उज जमान ने इन पर प्रेशर डाला कि आपका कोई भी फैसला, चूंकि आप इलेक्टेड नहीं हैं, तो देश के आंतरिक मामलों में और सुरक्षा के मामलों में आप कतई ना बोलें। आप इलेक्शन करवाइए और दिसंबर तक इलेक्शन करवाइए। तो जब यह बात बोली गई कि आप दिसंबर तक इलेक्शन करवाइए सेना के द्वारा, तो फिर तो बाबा के मतलब लगना ही था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ में, मुझे तो चला ही जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली अभी मई का समय चल रहा है। अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी को तय करते करते ये कहीं अपने ऊपर कोई ठीकरा ना फटे, इसलिए इन्होंने रिजाइन का पैंतरा चला ताकि इमोशनल होकर लोग इनसे कहें कि मत जाओ, आप हमारे बापू बन जाओ, बंगबंधु बन जाओ, यहीं रहो, हम आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। सेना ने इन्हें अल्टीमेटम दे दिया, इलेक्शन कराना है दिसंबर तक। इंटरेस्टिंग बात यहां पर जो जानने की है वो ये है कि सेना ने अभी तक भी अपना राज हाथ में लेने की बात नहीं कही है कि हम सेना का शासन चलाना चाहते हैं। ऐसा वकारुज्जमान ने इनको धमकाया नहीं है। इनसे यह जरूर कहा है दिसंबर तक कराओ। अगर ये दिसंबर तक नहीं कराते हैं तो फिर आगे संभव है कि सेना अपने हाथ में सैन्य तख्ता पलट करके सत्ता सरकार की हाथ में ले ले और खुद इलेक्शन करवाए। ठीक है, तो एक तो ये बड़ा कारण निकला इलेक्शन का। ये महाशय कहते हैं कि इलेक्शन मेरी प्रायोरिटी नहीं है और मैं ऐसे में आपको यहां पर रिफॉर्म देने आया हूं, मेरे से रिफॉर्म करवा लो। मेरी 3 प्रायोरिटीज हैं जिसमें रिफॉर्म, जस्टिस और इलेक्शंस हैं। इलेक्शन थोड़ा लेट आएंगे, मैं आपके देश में परिवर्तन लेने आया हूं। इन्होंने और क्या कर रखा है, असल में मोहम्मद यूनुस ने अपने साथ कई सारे एडवाइजर्स भर लिए जो नॉन इलेक्टेड मेंबर्स हैं, चुनाव जिन्होंने लड़ा नहीं, अब वो शासन में बैठे हैं और शासन में बैठकर मंत्रियों की तरह ही निर्णय लेते हैं। अपने फैसले इस तरह जो कि बांग्लादेश के भविष्य को निर्धारित करेंगे, इस तरह के फैसले लेते हैं। जबकि अंतरिम सरकार का काम होता है प्रॉपर तरीके से इलेक्शन कराना। तो लोगों में धीरे धीरे ये जो ना चुने हुए लोग हैं, इनका सत्ता में जो दखल है, इससे इरिटेशन बढ़ने लगा। इस इरिटेशन को बांग्लादेश में खालिदा जिया, जो शेख हसीना की मुख्य अपोनेंट थी, उन्होंने अपनी तरफ से हाल ही में उठा दिया। क्या हुआ, ये 23 तारीख का आप ट्वीट देख रहे हैं, इसमें क्या है, 23 तारीख के दिन ये खबर बनती है कि बीएनपी यानी कि खालिदा जिया वाली जो पार्टी है, उसने
3 एडवाइजरी काउंसिल मेंबर्स, मतलब एक तरह से समझिए मंत्री पद पर बैठे हो, क्योंकि जब ये खुद चीफ एडवाइजर बनकर बैठे हैं और प्रधानमंत्री की तरह रोल निभा रहे हैं, तो फिर बाकी जो एडवाइजर्स हैं जो मंत्री की तरह काम कर रहे हैं, उस काउंसिल में से उनके रिजाइन की मांग की है कि उनको हटाओ पहले आप लोग। किनको हटाने की बात की गई है? तो चीफ एडवाइजर से कहा गया है कि आपके द्वारा 2 तो एडवाइजर और 1 नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, इनका हम रिजाइन चाहते हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हाल ही में इन्होंने नियुक्त किया है, उसका ही इस्तीफा इन्होंने मांग लिया है। क्यों मांग लिया है? क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने मोहम्मद यूनुस को कुछ ऐसी एडवाइस दे दी जो पूरी तरह से बांग्लादेश में भारत की मंशा को पूरा करने जैसी थी। अभी हम उस तरफ भी चलेंगे। तो फिलहाल के लिए इनसे डिमांड कर ली गई है कि मंत्रियों को हटा दो अपने यहां से। तो बीएनपी इनके खिलाफ हो गई है। अब इसको इस तरह से सारगर्भित किया जाए तो यह कहा जा सकता है कि मोहम्मद यूनुस के खिलाफ जिनका समर्थन था वो लोग खड़े होने लगे कि आप अपने में से लोग हटाइए साहब। अच्छा, जिया ने यूनुस के ऊपर प्रेशर कहा और कहा कि जितना जल्दी हो सके अब चुनाव करवाइए। बहुत दिन हो गया, सत्ता का सुख आपने ले लिया, राजनेता हम हैं, पूर्व प्रधानमंत्री रही हैं, तो ऐसे में भैया राजनीति में आने दो हमें, आप अपना बोरिया बिस्तर समेटो और चलो, हो गया रिफॉर्म आपका। इधर